गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आपका टॉपिक है, कल इससे पहले के टॉपिक में हम एक दिन पढ़ाए थे आपको कर्व, और आज हम चलते हैं कर्व से आगे। कर्व में एक लाइन मिली थी आपको पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की डेफिनेशन पहले हम जानते हैं कि पॉलीगॉन है क्या। तो पॉलीगॉन एक क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व विथ लाइन सेगमेंट क्लोज कर्व विथ लाइन सेगमेंट, ये आपका पॉलीगॉन है। आर्कार्ड पॉलीगॉन कर सकते हैं, आर्कार्ड पॉलीगॉन। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि एक क्लोज कर्व हम बता चुके हैं। क्लोज मतलब एक ऐसे कर्व ऐसे बना हो, और लाइन सेगमेंट मतलब सभी जो है वो लाइनें ही हों और बाकी कोई कर्व ना हो। तो इस प्रकार ये जो आकृति बनती है हम इससे ही नाम दे देते हैं पॉलीगॉन का। क्लोज कर्व लाइन सेगमेंट का मतलब ये है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितनी लाइन है, बस इतना जानिए कि ये लाइन है। जैसे ये सब जो भी है वो क्या है, ये सब पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन कैसे होते हैं, पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इसमें आपका नंबर आता है पहले पॉलीगॉन का, जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 साइड, और इसका नाम है ट्राइएंगल। तो आज हम बहुत विस्तार से जानते हैं कि ट्राइएंगल है क्या, होते कैसे हैं, ट्राइएंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्राइएंगल सप्लाई कैसे होते हैं, इन ट्राइएंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये आपका जो है बेस है, बेस मतलब एकेडमी बेस भी है, 6th 7th 8th में भी यूज होता है। और आप बात कर रहे हैं कंपटीशन की, तो पॉलीटेक्निक में भी ट्राइएंगल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं, ट्राइएंगल्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ट्राइएंगल्स होते क्या है, ट्राइएंगल्स के क्षेत्रफल, ट्राइएंगल्स का पैरामीटर और बहुत सारी चीज़ें जो ट्राइएंगल से रिलेटेड हैं वो आपकी कंपटीशन एग्जाम में मिल जाती हैं। तो हम बात करते हैं ट्राइएंगल की। तो ट्राइएंगल देखते हैं पहले, ये आप लोग लिख चुके होंगे, इरेज कर रहे हैं। बात आती है ट्राइएंगल की। तो ट्राइएंगल जैसे 3 ट्राइएंगल मतलब 3 साइड, यानी हम कह सकते हैं एक ऐसा एंगल जिसके 3 एंगल हो, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो। जैसे ये 3 लाइन सेगमेंट हो, जैसे ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए, एक ये, 2 ये और ये 3, ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए। अब 3 लाइन सेगमेंट है तो एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं ये इसके एंगल हो जाएंगे। तो इसके 3 लाइन सेगमेंट हैं और 3 एंगल है। यानी हम नंबर ऑफ साइड की बात करें, नंबर ऑफ साइड तो आपका हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ एंगल तो आपका हो जाएगा 3। एंगल की बात करें तो एंगल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हो, काट रही हो, उसे हम क्या कह देते हैं, एंगल कह देते हैं। तो ये नंबर ऑफ साइड 3 है, नंबर ऑफ एंगल आपका 3 है। इस प्रकार आप साइड और एंगल देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ एंगल जो है वो आपके 3 होते हैं। यानी हम एक ट्राइएंगल है तो उसमें देखते हैं कि इसके 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। ये दो एक दूसरे को आपस में मिलते हैं तो आपका एक ट्राइएंगल बनता है, और इसे ही हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब बस इतना ही है कि एक क्लोज कर्व होना चाहिए जिसमें लाइन सेगमेंट होने चाहिए। लाइन सेगमेंट का मतलब है एक छोटा सा रेखाखंड। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। हम कल की वीडियो में कर्व में बता चुके हैं, एक रेखा होती है, एक रेखाखंड होता है और एक एरो होती है। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा है और ये आपका एरो है और ये आपका रेखाखंड है। इसे ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। और ये आपका होता है, कई लाइन सेगमेंट को जोड़कर एक आकृति बनती है जो क्लोज कर्व रिप्रेजेंट करती है, क्लोज कर्व रिप्रेजेंट करती है, तो वो कहलाता है ट्राइएंगल। अगर 3 लाइन सेगमेंट हैं तो ट्राइएंगल, 4 हैं तो कुछ और, 5 हैं तो कुछ और, आगे आते रहेंगे, बता भी चुके हैं। आगे देखते हैं। अगर ये ट्राइएंगल है तो अब ये कहा जा सकता है कि एंगल है, तो इस प्रकार है। तो ये ट्राइएंगल कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि ऐसे हो, ये ट्राइएंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, ये ट्राइएंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, ये ट्राइएंगल आपका ऐसे भी हो सकता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अब हमें चलना है ट्राइएंगल्स के प्रकार पे, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स होते कैसे हैं, ट्राइएंगल्स का काम क्या है, ट्राइएंगल्स कितने रूपों में जो है बटे होते हैं। तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल पे। आप लोग लिखते रहिए, इसे बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल।
अब ट्राइंगल्स को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है एंगल के अकॉर्डिंग और एक बांटा गया है साइड के अकॉर्डिंग। क्योंकि 3 एंगल हैं तो 3 एंगल्स के अकॉर्डिंग भी बटेगा ये, और अगर साइड 3 है तो आपका साइड के अकॉर्डिंग बटेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेस्ड ऑन साइड, और वही आपका यहाँ पर है बेस्ड ऑन एंगल। अब अगर हम साइड की बात करते हैं कि एक ट्रायंगल जो है साइड के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा जाता है, तो एक एंगल साइड के अकॉर्डिंग जो है वो बांटा जाता है 3 भागों में। अब अगर हम 3 भाग की बात करें तो एक पहला भाग आपका जो है वो आता है, पहले भाग की हम बात करें तो आपका आता है इसके आइसो स्केल कह सकते हैं, आइसो स्केल। सेकंड, अच्छा इसकी हिंदी होती है आइसो स्केल की समद्विबाहु त्रिभुज। आइसो स्केल की हिंदी होती है समद्विबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद होता है स्केलन, और इसकी हिंदी होती है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम बात करते हैं थर्ड की तो होता है इक्विलैटरल, तो हम इसे कह देते हैं इक्विलैटरल को समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक एक करके हम इसमें चलते हैं। सबसे पहले नाम आता है सबसे पहला टाइप है आपका आइसो स्केल। आइसो स्केल को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसो स्केल समद्विबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। आइसो स्केल मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाया ऐसे और नाम इसको दे दें कि ये इसके बराबर है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा समद्विबाहु त्रिभुज को जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। तो हम थोड़ा सा चलते हैं समद्विबाहु पर, एकदम मतलब विस्तार से थोड़ा सा कि समद्विबाहु है क्या, समद्विबाहु में होते क्या क्या हैं। आज बहुत सारी चीज़ें देखिए। अगर हम बात करते हैं आइसो स्केल की, तो आइसो स्केल त्रिभुज जो है वो ऐसे बनते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। ये आइसो स्केल लग रहे हैं, लगभग में हमने जो है इनको भुजाओं को बराबर रखा है। इसका निशान लगने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसे हम कहते हैं, नाम दे देते हैं आइसो स्केल त्रिभुज। अब अगर हम बात करते हैं कि आइसो स्केल में होता क्या क्या है, आइसो स्केल की भुजा क्या होती है क्या, हाँ, तो आइसो स्केल में हम बात करते हैं कि इनकी भुजाओं की, अगर ये दोनों भुजाएं हम ए मान लें, इसे ए मान लें, इसे ए मान लें, तो हम बात करते हैं एक जो डिफरेंट भुजा है उसे हम बी मान लें, ये वाली भुजा को हम बी मान लें, तो हम यहाँ देखते हैं कि आइसो स्केल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइसो स्केल के क्षेत्रफल के लिए हम देखते हैं डेल्टा इक्वल टू बी अंडर रूट 4a² - b² अपान में 4। ये होता है आपके आइसो स्केल त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें बी क्या, ए क्या है जो डिफरेंट भुजा, जो सेम भुजाएं हैं वो, और बी क्या है जो एक सिंगल भुजा है वो। तो हम इस प्रकार इसे कह सकते हैं कि आइसो स्केल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है डेल्टा इक्वल टू बी अंडर रूट a² 4a² माइनस में b² अपान 4 होता है। अब और आगे हम चलते हैं तो हम इसके प्रूफ को भी देखेंगे आगे कि ये आता कहाँ से है। बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। फिलहाल पहले हम फार्मूले थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, हाँ, इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, तो इसकी 2 साइड इक्वल होती है। एनी 2 साइड आर इक्वल, एनी 2 साइड आर इक्वल। एक यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अगर आप थ्योरम पढ़े हैं या कभी अगर आप जो है एडवांस मैथ की बात कर रहे हैं, तो अगर 2 साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हम आगे बताते रहेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड अपोजिट एंगल ऑफ साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ साइड आर इक्वल, मतलब जो साइड होती है उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे इसकी अपोजिट ये है, इसकी अपोजिट ये है, तो ये और ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो बात आई एंगल की। फिलहाल हम लोग केवल साइड ही पढ़ रहे हैं, बस हमें इतना जानना है कि आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है। और उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है वो b अंडर रूट 4a² माइनस b² अपान 4a होता है।
ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की, या स्केलन की बात कर ले रहे हैं, चलिए, या तो इक्विलैटरल की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल देख लेते हैं, चलिए। सेकंड में आपको देख ले रहे हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये अब बराबर होगा तो लगभग ऐसे ही होगा, इसकी आकृति ऐसे ही होगी, चाहे जिधर से आप घुमा दो ये लगभग लगेगा ऐसे सेम। देखिए ये ऐसे ही लगेगा। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर हो, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल, और साइड इक्वल है तो ऑल एंगल भी इसके क्या हो जाएंगे, ऑल एंगल आर इक्वल। ये तो इसके साइड और एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अगर इन तीनों साइडों को हम क्या मान लें ए, तो हमें जो क्षेत्रफल मिलेगा वो √3/4 और भुजा स्क्वायर मिलेगा। ये आपका जो है √3/4 इंटू साइड, यानी ये आपका जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल सकता है। इस प्रकार आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि इक्विलैटरल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, और इक्विलैटरल को हम यहाँ पर कह देते हैं समबाहु त्रिभुज। ये इक्विलैटरल है और इसका नाम दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हम इसे समबाहु कह सकते हैं। चलिए आगे अगली क्लास में देखते हैं, अगले लेसन में अगली टॉपिक है आपकी स्केलन ट्रायंगल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिनमें ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यानी स्केलन भी मिल जाएगा, इक्विलैटरल भी मिल जाएगा, और आपका आइसोस्केल भी मिल जाएगा अगर आपको ये आता है तो। स्केलन ट्रायंगल, इसका मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड इक्वल ना हो, अनइक्वल हो। ये कुछ और हो, ये कुछ और हो, और ये कुछ और हो। हमने ABC मान लिया है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब इसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। विषमबाहु मतलब एक भी भुजा बराबर ना हो, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल है। अब बात आती है, अगर स्केलन है तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, तो इसके ऑल साइड आर अनइक्वल, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल को बात करें तो क्षेत्रफल इसका होता है इसका क्षेत्रफल होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसे हम कह देते हैं हीरोन का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। इसे हम कह देते हैं हीरोन्स का फार्मूला। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो ट्रायंगल नाम से किसी भी फिगर में, किसी भी पॉलीगॉन में जो ट्रायंगल है सब में सेटिस्फाई होता है। इससे अगर आपको और कुछ फार्मूला आता है या नहीं आता, समबाहु त्रिभुज नहीं आता, समद्विबाहु नहीं आता, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो इससे सभी के आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो ट्रायंगल चाहे जैसा ट्रायंगल हो। अगर हम बात करते हैं इसमें यस क्या है, तो हम देखते हैं वो है यस इक्वल टू परिमाप का आधा होता है, परिमाप मतलब पैरामीटर, पेरीमीटर का आधा होता है, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ साइड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड। और चूंकि हम जानते हैं कि साइड कितनी है, 3 ही तो है, तो हम इसे जोड़कर लिख सकते हैं ABC/2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यस की वैल्यू जो है ABC/2 होती है, और यस की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमें आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ABC क्या है, त्रिभुज के भुजाएं हैं जो तीनों डिफरेंट हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज निकालने में नहीं, क्षेत्रफल निकालने में नहीं। इनको जानने का मतलब अभी आप जो है आगे जो पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन पे डिपेंड है, याद भी होने चाहिए। क्षेत्रफल है, इजी है, याद हो सकते हैं। चलिए अगला, अब हम चलते हैं बेस्ड ऑफ एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग अगर हमें जो है त्रिभुज के प्रकार बताने हो तो फर्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये त्रिभुज है बेस्ड ऑन एंगल। अब अगर हम एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मिल जाता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि ये जो है इसका मतलब बस इतना है कि राइट एंगल मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। एक ही चीज़ याद रखनी है कि केवल एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। अगर हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखें तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तीन कोण दिए हैं XYZ या ABC तो इनका योगफल जो है 180 होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का योगफल 180 होता है। अगर एक कोण इसमें 90 है तो शेष दो कोण जो होंगे वो आपके न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण मतलब वह कोण, वह एंगल्स जो 90 से छोटे हों। यानी कुल मिला के एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक 90 डिग्री दिख रही हो तो वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, इसका अगर बेस है, बेस दे दिया जाए, इसकी अगर हाइट है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड दे दिया जाए तो हम क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू देखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। केवल ये क्षेत्रफल कई जगह काम करता है, हर जगह हर फार्मूले में जहां आपको राइट एंगल मिल जाए ये फार्मूला काम करेगा। डेल्टा इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये एल्टीट्यूड होना चाहिए कब, जब 90 डिग्री बनेगा तब। अगर हम इसको पाइथागोरस से जोड़ें तो ये h हो जाएगा, हाइपोथेनस एल्टीट्यूड ये बेस हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग जाएगी। अगर कोई साइड नहीं पता है तो जैसे ये दिया तो इन दोनों से ये निकल जाएगा, फिर इनमें फार्मूला लगाकर यह आ जाएगा। तो हम इस प्रकार साइड के रिलेशंस को इनमें देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम इनमें देख सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो हमें मिलता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसको हम हिंदी में थोड़ा सा लिख दें क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब हम सेकंड की बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सीधा मतलब है एक ऐसे एंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल एक्यूट हों या कम से कम दो एंगल एक्यूट हों। लेकिन अगर दो एंगल एक्यूट हैं तो एक एंगल राइट एंगल हो जाएगा तो भी आपका ट्रायंगल जो है क्या हो जाएगा, तुरंत एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। यानी कि इसके लिए मस्ट है कि ऑल एंगल जो हैं, ऑल एंगल वो एक्यूट ही होने चाहिए। ऑल एंगल जो है वो एक्यूट ही होने चाहिए। अगर एक भी ज़्यादा हुआ एक्यूट से यानी 90 या 90 प्लस गया तो वो ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगा। जरूरी क्या है, ऑल एंगल एक्यूट होने चाहिए। कैसे, जैसे आपका ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अगर इसको हम मान लें 30 तो इसे मानेंगे 50। अब 50 भी छोटा है, 30 भी छोटा है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 30 प्लस 50 को मान लें अगर हम C इक्वल टू 180 तो C की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी मिल जाएगी 100। ये अब जब ये 100 मिल गई तो ये आपका एक्यूट एंगल नहीं रह जाएगा। यहाँ से अगर हम इसी वैल्यू को बढ़ा दें, ऐसे कर दें, ये 60, ये 60 और ये 60, तब जाके आपको एक एक्यूट एंगल मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं। यानी ज़रूरी क्या है कि हमें तीनों एंगल्स जो है एक्यूट ही दिखाने हैं। एक भी 90 से ज़्यादा हुआ, 90 या 90 से ज़्यादा हुआ तो वो एंगल आपका चेंज हो जाएगा। एक्यूट के लिए ज़रूरी है तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। अब बात आती है एक्यूट एंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। तो एक्यूट एंगल के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले तो हम इसे बना लेते हैं। ये इस तरह से त्रिभुज बनता है। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन इनमें ना तो बेस दिख रहा है ना हाइट दिख रहा है, तो किसी एक लाइन को हम बेस मान लेते हैं और उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं हाइट। देखिए, एक लाइन को हम बेस माने हैं और उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं हाइट। तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। कब, जब एक्यूट एंगल हो, जब किसी अपोजिट वर्टेक्स से किसी एक एंगल पर सामने की लाइन खींची जा रही हो तब। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये आंसर जो आएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल जो आएंगे वो ये आएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब अगर आप लोग कह सकते हो कि ये जो लाइन है वो कहीं ज़रूरी तो है नहीं कि यहीं से होकर जाए, ये लाइन यहाँ से भी होकर जा सकती है। बिल्कुल, अगर ये बी है तो और ये एच है तो यहाँ पर हाइट फिर से चेंज हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर बी माने थे, यहाँ पर ए मान लेते हैं। अगर ये है तो हम यहाँ पर हाइट फिर से चेंज कर देंगे a इंटू एच। लेकिन एक बात याद रखना कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम ही आएगा, केवल भुजाओं और हाइट का अंतर है।
क्षेत्रफल दोनों का सेम आएगा, केवल साइड और हाइट का अंतर है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर ये h1 है तो यहाँ पर ये h2 है, ये h1 है तो ये h2 है, बाकी इन दोनों का क्षेत्रफल सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि उस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स से ही परपेंडिकुलर लाइन खींची जानी चाहिए, बस यही इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे हम मिलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल से। चलिए क्वेश्चन एंगल नंबर आपका 3 है, ट्राइंगल नंबर आपका 3 है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल 3। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज़्यादा, 180 से कम, तो ट्राइंगल कब बनेगा? जब 90 से ज़्यादा लेकिन 180 हो जाएगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 180 का मतलब होता है एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पे कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता है। इसे थोड़ा सा ट्राइंगल बनाने के लिए थोड़ा सा झुका होना चाहिए, चाहे इतना ही झुका क्यों ना हो, तब भी ये ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन सीधी रेखा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो बात आती है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में एक ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा मतलब जैसे ये एक एंगल 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा जैसे मान लेते हैं ये 100। अब एक 90 से ज़्यादा हुए तो दो कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल होंगे, एकदम कंफर्म है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब एक 100 हो गए तो दो एंगल्स जो होंगे x और y वो 180 वो 90 से कम ही होंगे। देखिए 90 से कम ही हैं, दो एंगल मिला के 80 हैं, तो एक 50 है तो एक 30 है, एक 60 है तो एक 20 है, एक अगर 70 है तो एक 10 है, लेकिन 90 से कम, यानी हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल अगर 100 है तो दो एंगल जो है वो त्रिभुज से कम ही पाए जाएंगे, चाहे जैसे एंगल हो। अब बात आती है कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे अगर कम है, या हम जो है परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से खींचेंगे? तो इसके लिए आप जो है मान लेते हैं ये वर्टेक्स है, ये बेस है, तो इसके वर्टेक्स से हम ऐसे लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही साइड पे हो, बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर है तो हम इसे नाम h दे देते हैं, और डेल्टा वही क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यही लिया जाएगा और हाइट जो है आपकी बाहर आ जाएगी। याद रखिए त्रिभुज अगर न्यून कोण है, त्रिभुज अगर एक्यूट एंगल है तो उसके जो है एल्टीट्यूड बीच में आते हैं, और अगर यही त्रिभुज आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसके एल्टीट्यूड त्रिभुज से बाहर हो जाते हैं। एल्टीट्यूड मतलब एक ऐसी परपेंडिकुलर हाइट जो किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड पर खींची गई हो। एल्टीट्यूड मतलब ऐसी परपेंडिकुलर हाइट जो उसके वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर खींची गई हो। तो ये था त्रिभुज, लेकिन अब दिमाग में ये भी आता है कि एल्टीट्यूड क्या है। कई बार एक बीच में हम बोल चुके हैं एल्टीट्यूड, अभी तो एक मीडियन है ना, तो हम एल्टीट्यूड बताए हैं ना मीडियन बताए, तो हम देख लेते हैं एल्टीट्यूड। देखिए चलिए अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो देखिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। एल्टीट्यूड मतलब बस इतना ही होता है कि एक ट्रायंगल ऐसा है, इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट वर्टेक्स हैं और ये साइड है, इससे खींची गई परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपका एल्टीट्यूड कहलाती है। इस लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये हमेशा राइट एंगल होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटे। अगर वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो यही एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अगर वो आपका राइट एंगल है तो यही एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, उसी राइट एंगल पर होता है। कभी कभी पूछता है राइट एंगल में एल्टीट्यूड कहाँ होता है, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, खासकर पॉलिटेक्निक जैसे पेपर में एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एंगल का एल्टीट्यूड कहाँ होता है। तो राइट एंगल का एल्टीट्यूड जो है वो वही भुजा होती है जो एक आधार एक बेस भुजा पर राइट एंगल बनाती है, यानी इसका एल्टीट्यूड यहाँ, इसका एल्टीट्यूड अंदर और इसका एल्टीट्यूड बाहर। राइट एंगल में सेम वही एंगल पर, एक्यूट एंगल में अंदर की ओर एल्टीट्यूड और ऑब्ट्यूस एंगल में बाहर की ओर एल्टीट्यूड होते हैं। ये तो एल्टीट्यूड की बात हुई। अब बात आती है मीडियन की। मीडियन का मतलब ये होता है कि अपोजिट वर्टेक्स से किसी साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये आपकी मिड पॉइंट है, अगर इसे मिला दिया जाए तो ये आपका मीडियन कहलाएगा। ये आपका मीडियन कहलाएगा। ये मिड पॉइंट है, इसे ऐसे मिला दिया जाए तो ये मीडियन कहलाएगा। ये मिड पॉइंट है, इसे ऐसे मिला दिया जाए तो ये मीडियन कहलाएगा। एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपका ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केल है, या
इक्विलैटरल है तो हम कह सकते हैं कि इसके मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका आइसो स्केल है और इसके मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये भी 90 डिग्री है, इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे और इसे हम मीडियन कहेंगे। और ऐसे ही ये भी है, इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे और इसे हम मीडियन कहेंगे। तो इस प्रकार आज का टॉपिक ये था ट्रायंगल, और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। मीडियन एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियन की कुछ प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम बता दें कि अगर 3 मीडियन मिलते हैं एक दूसरे को तो 2:1 के रेशियो में मिलते हैं। तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए मिलिए कल। आज के लिए बस इतना ही।